मित्रों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सिरोठिया। आज हम आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कि पूरे विश्व के लिए कौतूहल का और जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं दोपहर मेट्रो ने जो है दोपहर मेट्रो के लिए अजात शत्रु जैसी अजीम शख्सियत से उनकी राय उनसे पूछते हैं, उनका विश्लेषण जानना चाहते हैं, जो कि देश और विदेश के जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर और मौजूदा परिदृश्य में तो हो रहे इस बदलावों के बारे में बहुत पैनी निगाह रखते हैं। और जो अमेरिका में अभी जो हो रहा है, अभी तो सारी दुनिया के बारे में हमने उनसे डिस्कस किया था, लेकिन अब अमेरिका के भीतर कई शहरों में जो लॉस एंजलिस से दंगे भड़के और वहाँ लूटपाट आगजनी घटनाएं हुई, कर्फ्यू लगाना पड़ा, वो कई शहरों में फैला। तो उसका कारण लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका जैसा देश जो कि विश्व का जो है सबसे स्वस्थ लोकतंत्र माना जाता था, सशक्त लोकतंत्र माना जाता था, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बेशक भारत है, लेकिन सबसे परिपक्व लोकतंत्र के रूप में अगर साख किसी की थी तो वो अमेरिका की थी। तो आज उस साख पर धब्बा लग रहा है या लगाने की कोशिश हो रही है। आखिर इन सब घटनाक्रमों के पीछे कौन है, इसको जानने के लिए मैं ज़्यादा भूमिका बनाने के बजाय सीधे अजात शत्रु जी से मुखातिब होता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार राजेश जी। और आपसे आज जो कि बहुत पेचीदा विषय है और दुनिया में अभी इस बारे में ज़्यादा चर्चा, दुनिया में तो कौतूहल है, लेकिन ये हो क्या रहा है इसके बारे में जानकारी लोगों को बहुत कम है। और लोगों को ऐसी लग रहा है कि वो सब जैसे दूसरे देशों में होता है वैसा अमेरिका में हो रहा है। तो आपको क्या लगता है? आपने बड़ा गंभीर विषय आज लिया है राजेश। ये जो अमेरिका में अभी जो आंदोलन आपको दिख रहा है लॉस एंजल्स का, जो 6 जून से स्टार्ट हुआ है, और आज की ये रिपोर्ट है कि वहाँ पे कर्फ्यू भी लग गया, लेकिन कर्फ्यू भी लोग डिफाई कर रहे हैं और वहाँ पर आंदोलन अनवरत चालू है। इसकी वैसे इन आंदोलनों की शुरुआत फरवरी 2025 से ही हो गई थी, ट्रंप के शपथ लेने के कुछ दिनों बाद से ही। एक्चुअली अमेरिका में एक वैचारिक संघर्ष प्रारंभ हो गया है। इसके पीछे कारण ओबामा के समय से एक एडमिनिस्ट्रेशन में बीच में 4 साल जरूर डोनाल्ड ट्रंप का टाइम रहा, लेकिन ओबामा के 8 साल, फिर बाइडेन के 4 साल, वहाँ पे वामपंथी और लिबरल विचारधारा का बहुत अधिक प्रभाव अमेरिका में हुआ। दखलंदाजी उन्होंने बड़ा ही कहा, उन्होंने प्रशासन में उनके बहुत सारा भूमिका और उनका प्रभाव बढ़ गया था अमेरिकन सोसाइटी में। लेकिन अमेरिका में एक बहुत बड़ा ग्रुप दक्षिणपंथी विचारधारा का भी है, जो पर्टिकुलरली रोमन कैथोलिक जो फॉलोअर्स हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उनमें इसको लेके एक वैचारिक संघर्ष था कि यहाँ अमेरिका में जो उनके ट्रेडिशन हैं, जो उनके दक्षिणपंथी सोच है, उसके संबंध में वामपंथी और लिबरल विचारधारा हावी हो रही है। तो जब अमेरिका के 2024 के चुनाव के समय से ही दक्षिणपंथी जो संगठन थे, उन्होंने एक रणनीति तैयार की थी कि किसी भी सूरत में ये चुनाव जीतना है, क्योंकि यदि हमको उनको ये लगता था यदि अपनी स्थिति बनाए रखनी है तो हर हालत में व्हाइट हाउस पर अपना आधिपत्य करना पड़ेगा। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को आइडेंटिफाई करके उनको सामने रख के ये चुनाव पूरा दक्षिणपंथियों ने लड़ा था। उन्होंने चुनाव के पहले ही एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की थी, लगभग 900 पेज की, जो प्रोजेक्ट 2025 के नाम से जानी जाती है। वो प्रोजेक्ट 2025 अमेरिका के भविष्य के किस तरीके से अमेरिका को विकसित करना है या अमेरिका को आगे ले जाना है, उसके बारे में प्रोजेक्ट थी। और उस प्रोजेक्ट में यदि हम देखें तो मुख्य रूप से उसके 4 मुख्य घटक थे। नंबर 1 प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन प्रोजेक्ट। इसकी रूपरेखा ये थी कि रिपब्लिकन राष्ट्रपति के सत्ता में आते ही डे 1 से कैसे बदलाव लाया जाएगा प्रशासन में। यदि आपने ध्यान दिया हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही शपथ ली थी 20 जनवरी को,
उसके बाद से उन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स जारी करने शुरू किए, ताबड़तोड़ फैसले शुरू किए थे। इसकी तैयारी इस जो प्रोजेक्ट 2025 है उसमें उन्होंने तैयार कर रखा था। इट वाज द पार्ट ऑफ दैट। हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है ये वहाँ के जो दक्षिणपंथी थिंक टैंक था हेरिटेज फाउंडेशन और उसके साथ के और भी कुछ फाउंडेशन एंड एनजीओज थे, कुछ संगठन लोग थे दक्षिणपंथी, उन्होंने ये 900 पेज की रिपोर्ट तैयार की थी। इस प्रोजेक्ट का सेकंड जो घटक है वो है पॉलिसी एजेंडा मैंडेट फॉर लीडरशिप। इसमें उन्होंने ये तय किया था कि जो अमेरिका के वर्तमान में पर्यावरण, स्वास्थ्य, न्याय, शिक्षा, मीडिया, विदेश नीति, सेना, टैक्स और जो माइग्रेशन हो रहा है, जो वहां पर माइग्रेंट्स आ रहे हैं, उनके संबंध में नीतियों में अवैध और वैध दोनों। अब उनका अवैध और वैध को लेके बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, अवैध को तो अगेंस्ट नहीं है, वो वैध माइग्रेंट्स के संबंध में भी आपने अभी न्यूज लगातार पढ़ रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों के वीजा कैंसिल किए जा रहे हैं, उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। तो वो अभी टोटली माइग्रेंट्स जो भी हैं, जो सिटीजन नहीं है, अमेरिकन सिटीजन नहीं है, उनके संबंध में नीतियों में बदलाव करना चाह रहे हैं। इसमें उन्होंने जलवायु परिवर्तन नीतियों को, जो बाइडेन एंड ओबामा के समय था, उसको वो उसको रोक रहे हैं। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है और जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का CDC, इन सारे संगठनों का वो पुनर्गठित करना है। और एक वहां पर जो दक्षिणपंथी ऑर्थोडॉक्स विचारधारा के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा नाराज हैं LGBTQ+ को जो अधिकार दिए जाने के संबंध में ओबामा और बाइडेन के समय में हुए थे, उन सारी नीतियों में वो परिवर्तन करना चाह रहे हैं। थर्ड उनका एक जो घटक है वो है पर्सनल डेटाबेस तैयार करना, जिसमें उन्होंने का ये स्ट्रेटेजी है कि लगभग 20,000 से अधिक जो अमेरिका जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लॉयलिस्ट हैं, उन लोगों की सूची तैयार की जाए, उनकी पहचान की जाए और उनको प्रशासन में, एजेंसीज में और न्यायिक पदों पर उन लोगों को लेकर आया जाए। और जो उनका एक और वो सोच था कि वामपंथियों ने जो वहां पर डीप स्टेट बनाया हुआ है जी, उस डीप स्टेट को किसी भी तरीके से क्रश किया जाए। नेक्स्ट उनका ये था कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम तैयार किया जाए, जिसमें व्यापक ट्रेनिंग पाइपलाइन हो ताकि नए कार्यकर्ता और समर्थक तैयार किए जाए। ये जब प्रोजेक्ट के संबंध में अमेरिका में चीजें बाहर आई, तो जो वामपंथी और उदारवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने इसको अपने लिए खतरा माना। उनको ये लगा कि इससे हमारे संवैधानिक अधिकार खत्म होंगे। उनके दक्षिणपंथियों से तो वामपंथी हमेशा से खतरा मानते आए हमेशा, और वो उनके खिलाफ जो है वो किसी भी हद तक जाकर मैंने उनके लिए सोसाइटी फर्स्ट है, वो देश, कंट्री, ये कंट्री फर्स्ट की बात करते हैं दक्षिणपंथी। उनके लिए सोसाइटी, देश कुछ नहीं है, सारी चीजें उनका रहता ही है। करेक्ट, हम भारत में भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उनके साथ में डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक मुहिम शुरू की फरवरी 25 से, और उसमें उन्होंने जो इसमें संगठन जुड़े हुए थे वो हेरिटेज फाउंडेशन है, अमेरिका फर्स्ट है, अमेरिका फर्स्ट लीगल, सेंटर फॉर रिन्यूइंग अमेरिका, द फेडरलिस्ट सोसाइटी, टर्निंग पॉइंट USA, ये सारे संगठन मिल गए हैं। और इसमें नीतियों के बदलाव के संबंध में एक बहुत बड़ा ग्रुप चाहता है कि नीतियों में बदलाव हो, और एक ग्रुप चाहता है कि नीतियों में कोई बदलाव नहीं। और उसके कारण ये सारे आंदोलन शुरू हुए, और उसकी आंदोलन की फरवरी 25 से जो आंदोलन शुरू हुए उसकी एक चेन शुरू हो गई। मैं यहाँ पर आपको उन आंदोलनों के बारे में भी बताऊंगा, तो आपको स्थिति समझ में आएगी कि अमेरिका में इस समय चल क्या रहा है। अमेरिका में पहले एक फरवरी से मई 2025 के बीच में मूवमेंट शुरू हुआ, जिसको 50-51 कहा गया। इसमें जो स्ट्रेटेजी उन्होंने अडॉप्ट की थी कि अमेरिका के पूरे 50 राज्य में 50 प्रदर्शन एक दिन में होंगे, तो जिससे वो अपने शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे थे। और उन्होंने 1000 से अधिक रैलियां इसके संदर्भ में उन्होंने बनाई। इसके अलावा एक उन्होंने आंदोलन शुरू किया 5 अप्रैल 2025 को, वो था हैंड्स ऑफ। तो हैंड्स ऑफ आंदोलन में उन्होंने संविधान, नागरिक अधिकारों और जो शासकीय हस्तक्षेप है
उसके विरुद्ध एक दिन का आंदोलन किया। इसकी भी 1200 से 1400 के करीब रैलियां हुई। इसके नारे यदि आप सुनेंगे तो उससे आपको बात समझ में आएगी कि किस तरीके से उदारवादी और वामपंथियों का सोच बना है। उनका एक नारा था हैंड्स ऑफ माय बॉडी, जिसमें वो अबॉर्शन के विरुद्ध में उन्होंने नारा लगाया था कि अबॉर्शन को लीगल रखा जाए, क्योंकि जो दक्षिणपंथी हैं वो अबॉर्शन को खत्म करना चाहते हैं। एक उन्होंने कहा कि हैंड्स ऑफ अवर डेमोक्रेसी, यानी हमारे न्यायिक अधिकारों में जो संवैधानिक अधिकार हैं उन पे हस्तक्षेप ना हो। नेक्स्ट उन्होंने मूवमेंट शुरू किया 7 मार्च 2025 को, स्टैंड अप फॉर साइंस। ये वैज्ञानिकों का विरोध था जो यूनिवर्सिटीज में एंड रिसर्च सेंटर में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने हस्तक्षेप शुरू किया है, तो उसके विरुद्ध में उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। इसमें भी बड़ी संख्या में रैलियां हुई। फिर 1 मई 25 को मे डे मनाया गया, जिसमें सारे संगठन शामिल हुए और 1000 से अधिक विरोध कार्यक्रम हुए। फिर अब एक नया कार्यक्रम हो रहा है, 14 जून 2025 को धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसका नाम है नो किंग्स डे। जी। अब वो डोनाल्ड ट्रंप का 14 जून को बर्थडे है, और उस बर्थडे में वो वहां पे सैन्य परेड वॉशिंगटन डीसी में कर रहे हैं। वो वैसे जान के आपको अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस 14 जून के कार्यक्रम में पाकिस्तान के आर्मी जनरल आसिम मुनीर को भी बुलाया। अच्छा। उनको भी इनवाइट किया। अब जनरल क्यों बोले, अब तो फील्ड मार्शल हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी इनवाइट किया है। तो ये एक नो किंग्स डे का भी 14 जून 2025 को धरना प्रदर्शन होने वाला है, और ये धरना प्रदर्शन बहुत वृहद स्तर पे होने का है। उनका प्लान है करीब 1500 से 1800 शहरों में किया जाएगा। अभी तक फरवरी के बाद में अमेरिका में न्यूनतम 4000 से अधिक प्रदर्शन हो चुके हैं। इसमें 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के लोग करीब शामिल हो चुके हैं। तो अमेरिका की सोसाइटी में जो बताना चाह रहा था कि मोटे रूप से इस समय दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधाराओं में बटी हुई है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा कि जो अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का होता था, इन नोन था कि जो रिपब्लिकन दक्षिणपंथी थी और डेमोक्रेट्स उदारवादी थे, वामपंथी नहीं थे। बराक ओबामा के समय भी कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा वामपंथी हावी हो रहा है, लेकिन जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने तो वो सबसे कमजोर डेमोक्रेट प्रेसिडेंट हाल के इतिहास में अगर आप कहें तो माने जाते हैं। और वो वामपंथियों और वामपंथी विचारधारा के इशारे पे चलने वाले या उनके इशारों पे नाचने वाले या उनकी कठपुतली बन के काम करने वाले नेता के रूप में उभरे। और जो बाइडेन की जो स्थिति हुई उससे अमेरिका में उनकी बहुत किरकिरी हुई, और उन्होंने न सिर्फ अपनी किरकिरी कराई बल्कि डेमोक्रेट्स की भी बहुत किरकिरी कराई थी। तो प्रकारांतर से यही बात कह रहा था कि जो बाइडेन इतने कमजोर, मतलब इतने कमजोर लचर डेमोक्रेट राष्ट्रपति बने कि आपको शायद याद हो, आप तो क्योंकि इतिहास के जानकार हैं, राइट फ्रॉम द डे वन जब उन्होंने अपने व्हाइट हाउस में अपने ऑफिस को एज्यूम किया, ऑफिस में बैठे, उसी दिन से लगने लगा था कि वामपंथी उनके कंधों पर सवार हो चुके हैं, और डेमोक्रेट का आना उसमें भी उन्होंने भूमिका निभाना शुरू की थी। और उसका वो उनके लिए किया, बाइडेन के लिए या डेमोक्रेट्स के लिए, उसका रिटर्न जो है वो तुरंत कंपनसेशन जो है, मुआवजा मैंने सब बोला भी था, वो कंपनसेशन मांगने लगे। और बाइडेन जो है बजाय डेमोक्रेट की जो उदारवादी नीतियों पे चलने के बजाय वामपंथ की नीतियों पर चले, और उन्होंने अमेरिका को ऐसे रास्ते पर खड़ा कर दिया कि लोगों ने रिपब्लिकन पार्टी को तो चुनना तय था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति को भी उन्होंने फिर से दोबारा मौका दिया, जबकि वहाँ लगातार 2 बार एक राष्ट्रपति को अवसर दिया जाता है, लेकिन कोई एक बार ही मिला था, लेकिन दोबारा उन्हें 4 साल के गैप के बाद दिया। ठीक कह रहे हैं एक्चुअली। पर इसका जो पूरा पृष्ठभूमि है और जो फाउंडेशन है वो बराक ओबामा के समय से शुरू हुई। हाँ, बराक ओबामा बहुत उदारवादी और मोटे रूप से वामपंथी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं।
और अमेरिका में इसके पहले भी एक बार संघर्ष हो चुका है लेकिन तो 50s सिर में। पे नहीं बैठाया, इसे सिर पर कंधे पे बिठा के राज करा है। हाँ, वो नहीं, उतना अंतर तो बाइडेन और बराक को। हाँ, वो पॉलिसी एक्सट्रीम हो गई एक्चुअली अमेरिका में। इसके पहले भी एक बार वैचारिक संघर्ष हो चुका है अर्ली 50s में। एक सेनेटर जोसेफ मैकार्थी थे, और उन्होंने भी एक समय कम्युनिस्टों के विरोध में वो मुहिम था। एक्चुअली अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में उस समय रूस ने एटम बम फोड़ दिया था, कोरिया वार हो गया था, चीन में कम्युनिस्ट आ गए थे, तो अमेरिका में कम्युनिस्टों के विरोध में अर्ली 50s में बहुत बड़ा एक वैचारिक संघर्ष हुआ। और उसमें अमेरिकन सेनेट ने बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज थे और जो कम्युनिस्ट विचारधारा से उनको प्रभावित लगते थे, उसमें कई इनोसेंट लोग भी प्रभावित हुए। उन लोगों को उन्होंने छाट के मेन स्ट्रीम से बाहर किया था। फिर उसके बाद में एक वैचारिक संघर्ष 60 के दशक में हुआ, जब ब्लैक अफ्रीकन एंड अमेरिकन ने उनके अधिकारों के संबंध में लेके आंदोलन किए थे। अब ये एक फिर से ये वैचारिक संघर्ष में अमेरिका फंस गया। लेकिन वैचारिक संघर्ष जो जमीन पर सड़कों पर उतरने वाले संघर्ष की जो हालात आए, ये तब्दीली आई। मतलब वैचारिक संघर्ष अपनी जगह है, लोकतंत्र में वैचारिक संघर्ष, वैचारिक मतभेद सबकी जगह है ना। मनभेद भी हो सकता है, मतभेद भी हो सकता है ना, वैचारिक वो टकराव भी हो सकता है। लेकिन ये जो हिंसात्मक चीज जो बढ़ी है, ये पहली बार अमेरिका में देखने को मिल रहा है शायद हाल के दिनों में। तो हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली इसमें वैचारिक संघर्ष में जो हिंसा और आ रही है, उसके पीछे एक जो लीगल और इलीगल इमिग्रेंट्स भी इन उदारवादी विचारधारा और वामपंथी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि जितने दक्षिणपंथी संगठन हैं वो इमिग्रेंट्स के बहुत विरोध में आ गए। तो जो अभी अमेरिका जो लॉस एंजल्स में जो झगड़ा शुरू हुआ है, उसमें जो ICE जैसे इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंसी ने मास डिपोर्टेशन शुरू किया है इलीगल इमिग्रेंट्स का, तो पूरे अमेरिका के कई शहरों में और कई राज्यों में 12 से अधिक राज्य हैं और 30 से अधिक शहर हैं जहां पर ये इलीगल इमिग्रेंट्स का बहुत कस के आंदोलन शुरू हो गया है। उसमें मोस्टली मैक्सिको के हैं, सेंट्रल अमेरिका के हैं, एशिया के हैं इलीगल इमिग्रेंट्स। मैक्सिकन काफी हैं ज्यादा। तो वो सब लोग इनके साथ में मिल गए हैं और ये आंदोलन अभी बहुत जोरों से फैल गया अमेरिका में। और इसको मैं और आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि ये जो डिपोर्टेशन करना है, इसमें अमेरिका की रिक्वायरमेंट भी है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर किया जाए। लेकिन अब वो वामपंथी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी दी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने जन्मदिन पर सैन्य परेड करा रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान के जो स्वघोषित ही कहना चाहिए, भले ही वो उनको फील्ड मार्शल जो है स्वघोषित फील्ड मार्शल कहने को भले कहा कि फील्ड मार्शल, हाँ फील्ड मार्शल सही कह सकते। लेकिन उन्होंने शहबाज शरीफ ने कितनी सहमति दी होगी नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने जबरिया जो है अपने आप को फील्ड मार्शल की, एक फील्ड जनरल ने फील्ड मार्शल की पदवी ले ली। तो उनका बुलाया जाना है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये कि अलकायदा का भी एक्टिव होना, जो पहले जो कह रहा था कि हम जो एलन मस्क को जान से मारने की धमकी उसमें सबसे पहले आई थी, अब वो ट्रंप और उनके कई मंत्रियों पर भी एलानिया तौर पर उनका वीडियो संदेश जारी हुआ, उनके जो अलकायदा के जो नए मुखिया बने हैं। तो ये इसको भी कहीं जोड़ रहे हैं कि सब इस आड़ में, इस वामपंथी आंदोलन की आड़ में या इमिग्रेंट्स को भगाने की आड़ में, ये जितना जो ग्रुप है अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में है, ये फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के विरोध में है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग जो हैं वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही कि वो अलकायदा जो है वो गाजा पट्टी पे जो हुआ है, इजराइल ने नरसंहार किया है, उसके लिए वो अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए ये फरमान जारी कर रहे हैं।
हाँ, तो वो वहां पर ये विचारधाराओं में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी वो विचाराएं अपना रोल प्ले करती रहती हैं। तो उसके कारण अमेरिका में इस तरीके का जो धरना प्रदर्शन है ये बहुत बड़े स्तर पे शुरू हो चुका है। इसमें बहुत सारे संगठन अमेरिका के हैं और जो पुराने जो संगठन है, जैसे एक ACLU है, अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन, एक है AFL-CIO, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर एंड कांग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, एक है ब्लैक लाइव्स मैटर। ये सब लोग अब जितने दक्षिणपंथी विचारधारा के विरुद्ध के संगठन हैं वो सारे इस अमेरिकन रिपोर्ट 2025 के, अमेरिकन प्रोजेक्ट 2025 के अगेंस्ट के संदर्भ में सब एक साथ हो रहे हैं। एक साथ हो रहा है। मतलब मैं फिर इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको कि अमेरिका के कई एनजीओ सिंगर्स को मासिक 50 करोड़ से ऊपर लोग, 60 करोड़ से ऊपर लोग आए और इतनी अच्छी व्यवस्था रही कि सारा सुचारू रूप से हो गया। अमेरिका में शोबाजी है, पुलिस के पास में इक्विपमेंट्स बहुत हैं, उनके पास में सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, वो उनको फील्ड पर उतना एक्सपीरियंस नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं। जितने भी जब कभी भी मूवमेंट हुए, ब्लैक्स के कई मूवमेंट हुए जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन की पुलिस, यूरोप की पुलिस हमेशा फेल हो गई। तो निश्चित रूप से अगर ये आप जिस तरह से बात आप कह रहे हैं तो मतलब मुझे तो लगता है एज ए जर्नलिस्ट, मैं मतलब अपने, चूंकि मैं तो क्राइम रिपोर्टिंग आपको पता है अपनी करियर की स्टार्ट की थी, तो मुझे लगता है कि अगर वहाँ के पुलिसिंग की अगर ये स्थिति है तो अमेरिका को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। वहाँ पर पुलिसिंग बहुत सक्सेसफुल नहीं है, क्राइम बहुत ज्यादा हो गया अमेरिका में, बड़े शहरों में बहुत ज्यादा क्राइम है। जो हथियारों की लाइसेंस भी तहाशा वहाँ बांटे जाते हैं, रोज आप पढ़ते हैं कहीं कहीं भी मास मॉब शूटिंग हो जाती है, कहीं कोई क्राइम हो रहे हैं। तो अमेरिका की स्थिति बहुत अच्छी पहले से भी नहीं थी और अभी स्थिति अब इस आंदोलन के बाद, मतलब एक मेरा सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरह की हिंसात्मक गतिविधि हो रही है, जैसे पहले एक जमाना था, एक वक्त था कि जब विदेश के सैलानी जो है, चाहे सैर करने के नाम पे हो या नौकरी के नाम पर हो या किसी और चीज के वहां बसने के नाम पर हो, भारत में आने से गुरेज करते थे। आज वो हालात कहीं कि अमेरिका में तो नहीं बन रहे। मतलब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे भारतीय लोग तो वापस आ रहे हैं क्योंकि भारत में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, भारत में स्थितियां बहुत अच्छी हैं। तो बहुत सारे जो भारत के लोग पहले गए थे वो अब वापस से उनका दौर शुरू हो चुका है। यहाँ जिस तरह के जो यहाँ भारत में सक्रिय जो वामपंथी समूह है जो आरोप लगाते हैं कि भारत से लोग पलायन कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति दूसरी जगह, और बड़ी संख्या गिनाते हैं, कुछ भी हाइपोथेटिकल कितने सही है कितनी नहीं है ये नहीं है। अब लेकिन उलट हाँ बिल्कुल शुरू हो चुका है, बिल्कुल शुरू हो चुका है। चलिए, तो आपसे इस विषय पे बात करके बहुत खुशी हुई और मुझे लगता है कि अजातशत्रु ने जिस बेबाकी से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ में वहाँ के मौजूदा हालात और आगे उन हालातों से निपटने के लिए अमेरिकी प्रशासन, शासन और ट्रंप, उनके लिए जो चुनौती बन चुकी है, अब वो किस तरह से कैसे निपटेंगे। और क्या ऐसा भी तो नहीं होगा कि ट्रंप सिर्फ अपने देश के मामले में ही उलझ के रह जाए और जो विदेश में जिस तरह से उनकी दखलंदाजी है वो घटेगी। पहले अपनी चिंता हर कोई करता है, तो ऐसे सब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन इन सब के जवाब, जो माकूल जवाब अभी अजातशत्रु जी से जो हमें मिले हैं, उनके जो ज़मीनी हकीकत के रूप में कसौटी पर कितना खरा उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मित्रों, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो अपनी उसकी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप इससे असहमत हैं, ये असहमति का अधिकार सभी को है लोकतंत्र में। हम भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बैठे हुए हैं, अमेरिका भी उसमें है, तो आप प्रतिक्रियाओं का स्थान सबके लिए है। अगर आपको लगता है तो आप हमको अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आप इसमें अपने कमेंट्स के जरिए, और इस बहस को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि ये मामला अगर अमेरिका में शुरू हो गया है तो इसका
कहाँ जाकर रुकेगा सिलसिला, अमेरिका के भीतर भी और बाहर भी, ये कहा नहीं जा सकता। मित्रों, तब तक आप आगे जो होगा हम आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए थोड़ा आपको करना पड़ेगा इंतजार। तब तक के लिए आपसे नमस्कार। नमस्कार।